चलिए पहला टॉपिक है असिनोटोबैक्टर ब्योमैनिनी। हुआ क्या कि ये एक असिनोटोबैक्टर ब्योमैनिनी सुपर बग है। उसका इलाज करने के लिए एक एंटीबायोटिक बनाया है यूएस और कनाडा के साइंटिस्ट ने, नेम्ड एज अबोसिन। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझो कि सिनोटोबैक्टर ब्योमैनिनी क्या होता है। उससे पहले आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस समझो। होता क्या कि आपको बीमारी क्यों होती है? क्योंकि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसका इलाज करने के लिए आप क्या करते हो? एंटीबायोटिक्स खाते हो। वो एंटीबायोटिक्स क्या करती है? उस बैक्टीरिया को मार देती है। वो मार देती है तो आप ठीक हो जाते हो, सिंपल। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप वो एंटीबायोटिक्स जो है केमिस्ट से ले आते हो डॉक्टर की फीस बचाने के लिए। डॉक्टर आपको 5 दिन की प्रिस्क्रिप्शन देता है, वो केमिस्ट आपको 1 दिन की देगा या 2 दिन की दे देगा या मैक्सिमम 3 दिन की दे देगा, या आप खुद कहोगे उसको 1 या 2 दिन की दो बस दवा। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी बॉडी में जो है 1 करोड़ बैक्टीरिया थे, आपने 3 दिन जो है सपोज एंटीबायोटिक्स खाए, तो 60 लाख मर गए, 40 लाख रह गए, या 80 लाख मर गए, 20 लाख फिर रह गए। ठीक है, अब आपको सिम्टम्स जो है देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि बैक्टीरिया काफी कम रह गया आपकी बॉडी में। आपको कोई बुखार या बॉडी पेन एक्सेट्रा नहीं होगा, आप सोचोगे कि आप ठीक हो गए। बट वो 20 लाख बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपने आप को रीग्रो करेंगे, रीपॉपुलेट करेंगे। 6 महीने बाद जो है उनकी पॉपुलेशन फिर से 1 करोड़ हो जाएगी, है ना। और 6 महीने बाद फिर से आपको सेम बीमारी होगी, सेम बुखार होगा। फिर आप अगेन एंटीबायोटिक्स खाओगे, अगेन 3 दिन के लिए खाओगे, अगेन जो है 10 या 20 लाख बैक्टीरिया रह जाएगा, अगेन वो अपने आप को रीग्रो करेगा, फिर 6 महीने बाद आपको बुखार होगा एक्सेट्रा। लेकिन अब तीसरी बार जब एंटीबायोटिक खाओगे आप, तो अब आपका जो बैक्टीरिया है वो सीख चुका है कि इस एंटीबायोटिक से कैसे डील करना है, कि एंटीबायोटिक्स की कमजोर कड़ी क्या है। अब एंटीबायोटिक का आपके बैक्टीरिया पे असर नहीं होगा। अब एंटीबायोटिक खाओगे फिर भी ठीक नहीं होंगे। आप कहोगे कि यार इस केमिस्ट ने मुझे जो इस बार दवा कल दे दी, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, 3 दिन हो गए खा रहा हूँ। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे मैंने एंटीबायोटिक खाई थी, केमिस्ट से ली थी और मैं ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर क्या करेगा? फिर 5 या 7 दिन की जो है एंटीबायोटिक्स लिखेगा, इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लिखेगा कि आपकी हालत पतली हो जाएगी, आप बेड से उठ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो लाइट एंटीबायोटिक्स थे उसका तो असर हो ही नहीं रहा, तो डॉक्टर को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे ताकि उस बैक्टीरिया को खत्म कर सके। अगर यहाँ पे आपने डॉक्टर ने जब 5 दिन की आपको दवा दी थी वो खा ली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपने ओवर स्मार्टनेस दिखाई कि 3 दिन बाद आपके सिम्टम्स आने बंद हो गए और आपने दवा खानी छोड़ दी, तो अगेन जो है बैक्टीरिया उस स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से भी रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगा। वो सीख जाएगा कि उस एंटीबायोटिक्स को कैसे डील करना है, समझे। तो अगली बार वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी खाओगे उसका भी असर आप पे नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और ऐसे बैक्टीरिया को जो कई सारे एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो जाए, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, उसको क्या बोलते हैं? सुपर बग। उसको क्या बोलते हैं? सुपर बग। आया कॉन्सेप्ट समझ? तो ये क्या है? सुपर बग है, असिनोटोबैक्टर ब्योमैनिनी। इसमें काफी सारे एंटीबायोटिक्स का असर होता ही नहीं। ठीक है, इसकी वजह से जो है लोगों को क्या हो रहा था? निमोनिया, मेनिंजिटिस, वुंड इन्फेक्शन एक्सेट्रा। मेनिंजिटिस दिमाग की बीमारी होती है, उसमें कुछ डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुपर बग बोलते हैं, जिसके पास एबिलिटीज डेवलप हो जाती है कि वो एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है और उस पर उसका कोई असर नहीं होता। अब आते हैं अबॉर्शन। ये बेसिकली एंटीबायोटिक डेवलप किया गया और ये एंटीबायोटिक का असर देखा गया है अगेंस्ट दिस सुपर बग। अभी इस सुपर बग को ये खत्म कर सकती है। ठीक है, और इस खासियत क्या है कि इसको एआई के थ्रू बनाया गया है। किसके थ्रू बनाया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो ये कैसे जो है इसको रोकेगा? बैक्टीरिया पे एक CCR2 प्रोटीन होता है, उसको रोक देगा, जिससे जो है बैक्टीरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके आउटर मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से जो है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन आपकी बॉडी में इंक्रीज नहीं होगी। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू डील विद बैक्टीरिया। तो ये मैकेनिज्म याद रखनी जितनी आपको सिर्फ याद रखना है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये याद रखना है कि ये क्या है? सुपर बग है। सुपर बग क्या होता है ये याद रखना है आपको। और जो ये दवा बनाई है अबॉर्शन, ये कैसे बनाई है? थ्रू इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इतना याद रखना है। ठीक है।
क्लियर है? सेकंड आते हैं विजन प्रो, एप्पल्स फर्स्ट स्पेशियल कंप्यूटर। आपने देखा ये एडवर्टीजमेंट वगैरह में? तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसा एक हेडसेट बनाया एप्पल ने, इसको लगाओ एंड यू कैन परफॉर्म योर कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, कंप्यूटिंग टास्क, ठीक है। और वो आप कैसे कर सकते हो? हवा में ही कर सकते हो। कि आपको मान लीजिए लैपटॉप में आप कई सारी विंडोज खोल लेते हो ना, कोई क्रोम की विंडो खोल ली आपने, सपोज सफारी की खोल ली, कोई एमएस ऑफिस की खोल ली एक्सेट्रा, तो उसको आप ओपन कर सकते हो ऐसी हवा में ही, ठीक है। क्लोज कर सकते हो, उसमें टाइपिंग वाइपिंग भी कर सकते हो, यूट्यूब चलाना है तो उसकी वीडियो भी आप चला सकते हो एंड सो। तो ये क्या कर रही है? आपको स्पेशियल कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रही है, स्पेशियल। क्योंकि कोई कीबोर्ड कोई माउस नहीं है, आपकी जो हैंड है या फिंगर के गेस्चर्स है वही कीबोर्ड और माउस का काम कर रही है। और इसको आप लगाओगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी, वो बेसिकली मॉनिटर है आपके कंप्यूटर का। तो आपने देखा कई बार मॉल्स में वीडियो गेम खेलते हैं, स्क्रीन होती है, उसमें सपोज आप टेबल टेनिस खेल रहे हो और एक कारपेट होता है, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, उस कारपेट के ऊपर आप खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे हाथ से ही अपने जो है टेबल टेनिस खेल रहे होते हो विद द कंप्यूटर। आपने हाथ से थोड़ा टच किया, बॉल गई, उसने फिर हिट बैक की, फिर आप अपने हाथ से जो है उसको हिट कर रहे हो एक्सेट्रा। तो भी क्या एग्जांपल ऑफ स्पेशियल कंप्यूटिंग है ना। तो ये स्पेशियल कंप्यूटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं कि आप अपना मतलब आप कह लीजिए कि लैपटॉप को या कंप्यूटर को या मोबाइल को आप इस हेडसेट के थ्रू चला सकते हो, अपने हैंड गेस्चर से चला रहे होंगे। और ये पता है कितने का है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस विजन प्रो? 1-2 करोड़ का? नहीं नहीं, 2.5 लाख रुपए का है, 2.5 लाख। अभी टेक्नोलॉजी महंगी है, अगर 10 सालों में ये 20-20 हजार में मिल रहे होंगे, है ना। एक बार चाइनीज के हाथ में आने दो वो इसी 2.5 लाख को 20 हजार में बनाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये? तो ये बेसिकली किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ऑगमेंटेड मिक्स वर्चुअल रियलिटी। इसमें क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी में? जैसे आपको पिक्चर दिख रही है ना, तो आप कैमरे से जो कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, यही पिक्चर है, उसके अंदर आपको क्यूब दिख रहा है, बट एक्चुअली क्यूब है ही नहीं। स्पेस क्या है? एम्प्टी है। बट ऑगमेंटेड रियलिटी आपने रियलिटी के फीचर्स को एनहांस कर दिया, ऑगमेंट कर दिया बाय पुटिंग अ क्यूब इनसाइड अ एम्प्टी स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी। की मान लीजिए खाली कमरा है, आप फोटो ले रहे हो, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू क्या है कि आप सोफा ऐड कर दो उसमें या बेड ऐड कर दो, बट एक्चुअल में नहीं है, बट पिक्चर में दिखेगा वो, तो वो क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। एक तरह के फिल्टर नहीं कह सकते, रियलिटी को एनहांस कर रहे हैं। आप कह सकते हो ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल वो भी है, जो स्नैपचैट के फिल्टर्स होते हैं, आपकी फोटो पे वो लगा देते हैं ना, स्कान या सिंग लगा देते हैं एक्सेट्रा, वो भी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में की वर्चुअल मतलब एक आपने आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट कर दी, उसके अंदर आप एंटर कर रहे हो, उस आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर वर्चुअल रियलिटी के अंदर आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो। यहां पे इंटरेक्शन नहीं है ऑगमेंटेड रियलिटी में, कि आपने बस एक सोफा डाल दिया, वो स्टैटिक सी इमेज ऐड हो गई बस, जो एम्प्टी रूम की पिक्चर थी। बट इसमें आप इंटरेक्ट कर रहे हो, सपोज कि एक घर में जा रहे हो आप, ठीक है, वहां पे रिंग भी कर रहे हो, कोई दरवाजा खोलेगा, ठीक है, वो शायद आपको अटैक कर रहा था, आप लोग बचा रहे हो, तो उसको आपने मारा, फिर आप अंदर गए, वहां पे आपको कोई मिशन दिया गया है एक्सेट्रा, समझे। तो जैसे आप वाई सिटी खेलते हो ना वीडियो, तो वो भी एक है वर्चुअल रियलिटी, बट थ्रू दिस वीआर हेडसेट इसको आप एक और स्टेप आगे जा रहे हो। हाँ, वहां पे आप लिटरली फील करोगे कि आप यू आर इन दी सिटी, क्योंकि इसमें 3D डायमेंशंस को ऐड किया गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप खुद ही उस शहर में एंटर कर चुके हो और खुद ही वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, तो
इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता ना। ये खेल फितरत का है, इंसान की फितरत बदलती नहीं है, चाहे वो एक्चुअल रियलिटी में या वर्चुअल रियलिटी में, वो बिहेव तो ऐसे ही करेगा, है ना। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वहां पे भी वो वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यू विल योरसेल्फ फील कि आप उसी दुनिया में हो, दैट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। समझ आई? मिक्स रियलिटी क्या है कि ये बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मिक्स है। ठीक है, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? ऑगमेंटेड, वर्चुअल एंड मिक्स रियलिटी इसमें यूज की गई है, फुल वर्चुअल रियलिटी इसमें यूज की गई। ठीक है, इसको लगाकर आपको लगा कि आप कंप्यूटर चला रहे हो। ठीक है, समझ आई? और ये इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपकी हैंड मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा कि आपको ये हैंडसेट लगा के आपको जो है कंप्यूटर दिखने लग जाएगा। ठीक है, आप अपनी फिंगर से करोगे तो स्लाइड्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आपने अपनी फिंगर से जो है ऊपर क्रॉस का मार्क है उस पर दबाया तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। आपने जो है अपनी फिंगर से सपोज यूट्यूब के आइकन पे क्लिक किया तो यूट्यूब खुल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके हैंड गेस्चर्स को, इवन आपकी जो हेड मूवमेंट है एक्सेट्रा, उसको भी ट्रैक करेगा। तो काफी सारी हेड मूवमेंट से भी जो है ये डिकोड कर लेगा कि व्हाट ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। ठीक है, इवन आईज की मूवमेंट को भी ट्रैक करेगा कि आपने आईज नीचे की, तो ये स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले जाएगा। आपने आईज ऊपर की तो नीचे की तरफ ले आएगा। जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो फिंगर के थ्रू करते हो ना, तो वैसे ये आईज की मूवमेंट से जो है इंस्टाग्राम के पेज को सपोज स्क्रॉल कर रहे हैं। अब देखो जैसे स्मार्टफोन है, हम स्मार्टफोन को स्मार्टफोन क्यों कहते हैं? कि उसने कंप्यूटर को जो है एक हैंड हेल्ड डिवाइस में जो है समराइज कर दिया, या कंप्यूटर को जो है एक हैंड हेल्ड डिवाइस में जो है इंस्टॉल कर दिया। अब कंप्यूटर को आप चलाते हो थ्रू माउस चलाते हो, स्मार्टफोन के केस में आपकी फिंगर्स जो है स्मार्ट माउस का काम कर रही है। आपकी फिंगर्स माउस का काम कर रही है कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन बंद करनी है तो ऊपर क्रॉस का मार्क अपनी फिंगर उस पर लगाते हो, वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। अदरवाइज आप कंप्यूटर में कैसे करते हो? माउस से, कि उस पर कर्सर लेके जाओगे और क्रॉस के मार्क पे जो है क्लिक करोगे और वो विंडो क्लोज हो जाएगी, है ना। तो आपकी फिंगर्स किसका एक्ट कर रही है? माउस का। तो यहां पे आपकी आईज, आपका हेड, आपकी हैंड मूवमेंट्स, ये सब माउस का काम कर रही होंगी। देयर आर दी सेंसर्स व्हिच कैन ट्रैक योर आईज मूवमेंट और हेड मूवमेंट और हैंड मूवमेंट। क्लियर? तो इसमें मशीन टू मशीन, ह्यूमन टू मशीन इंटरेक्शन भी हो रहा है स्पेशल कंप्यूटिंग में। मशीन आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है कि आपने आईज को ऊपर नीचे किया, उसके हिसाब से पेज ऊपर नीचे हो रहा है। आपने किसी एक, मान लीजिए यूट्यूब चला रहे हो आप, एक वीडियो पे जो है थोड़ा फोकस किया आपकी आईज ने, वही वीडियो प्ले होने लगी। तो मशीन आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है। समझे? तो सेंसर्स के थ्रू जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस पे क्वेश्चन आएगा विजन प्रो पे, स्पेशल कंप्यूटिंग का। यूपीएससी को जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस पे क्वेश्चन पूछ के बड़ा मजा आता है। क्या तो सीधा ही ऐसे पूछ रहे कि विजन प्रो किसने लॉन्च किया? सिंपल सा क्वेश्चन, किसने लॉन्च किया? एप्पल ने। या ऐसे पूछ ले कि विजन प्रो इज बेस्ड ऑन स्पेशल कंप्यूटिंग, फिर स्पेशल कंप्यूटिंग के बारे में पूछ ले कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी क्या होती है। ठीक है, स्पेशल कंप्यूटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है? बाय सेंसर्स, आपके आईज मूवमेंट को, हेड मूवमेंट को, हैंड्स मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा, कंप्यूटर उसको डिकोड करेगा और अकॉर्डिंगली टास्क परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो ये फ्यूचर है कंप्यूटिंग का, ये फ्यूचर है कंप्यूटिंग का। क्योंकि जब आप इस हेडसेट को लगाते हो ना तो बहुत बड़ी स्क्रीन आपको दिखती है, फिर लाइक अ थिएटिकल स्क्रीन दिखने लग जाएगी। अभी लैपटॉप की लिमिटेशन क्या है कि उसकी स्क्रीन 14 इंच की होती है मान लीजिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आपको थिएटर साइज की जो है स्क्रीन दिखेगी जब आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाते हो। तो आप 4-5 स्क्रीन एक बारी में खोल सकते हो ऐसी।
है ना। और मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो कि कभी स्क्रीन पे काम कर रहे हो, यहाँ पे एमएस ऑफिस चल रहा है, यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है, यहाँ पे आपकी क्लास भी चल रही है, यहाँ पे आपकी नोट्स मेकिंग भी चल रही है, मल्टीपल आप टास्क कर रहे हो। तो इसको लगा के आप लगे हुए हो, आपके घर वाले देख रहे हैं कि पागल तो नहीं होगा, माता मोता तो नहीं आ गई, ठीक है। तो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना कि बंदा ऐसे बैठा है या लेटा हुआ है, लगाओ, समझ रहे हो, क्लियर है। उसके बाद है कैप्टागोन पिल्स। तो इस्लामिक स्टेट या सीरियन फाइटर जो है इस पिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पिल्स क्या है, ये एम्फेटाइमिन ड्रग है जो कि सीरिया में ही प्रोड्यूस होती है मेनली, वहीं से जो है पूरे वर्ल्ड में स्मगल की जाती है। ये जो है 19 नाजी जर्मनी ने भी इसका इस्तेमाल किया था, पेरविटीन मेथाफेटामिन अपने सोल्जर्स को दे रहे थे। जो अलाइड फोर्सेस थी, यूके वगैरह की फोर्सेस थी, वो बेनेजिड्रीन को इस्तेमाल कर रही थी, इसमें एम्फेटामिन सल्फेट था। यूएस ने जो है 1965 में इसको बैन कर दिया था, बेनेजिड्रीन को, क्योंकि इसका अब्यूज हो रहा था, ठीक है। लेकिन एम्फेटामिन जो है फिर से बुल्गारिया में इस्तेमाल होने लगी, फिर टर्की में इसको जो है सप्लाई किया गया, स्मगल किया गया। अब जो है सीरिया में इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और वेस्ट एशिया में स्मगल किया जा रहा है। अब ये है क्या, ये बेसिकली जो कैप्टागोन है उसमें फेनिथिलीन होता है, जो कि फेनिथिलामाइन फैमिली का ड्रग है, और एम्फेटामिन भी इसी फैमिली की मेंबर है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो पर्सन कंज्यूम करेगा ना, तो उसको प्लेसोबो इफेक्ट आता है। प्लेसोबो मतलब कि जैसे होम्योपैथी में होता है ना, मान लीजिए आपको लग रहा है कि बीमार सा हूं मैं, थोड़ा मेरा शरीर दुख रहा है एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए आटे की गोली खिला दी, बोले कि दवा है खा लो। आपने दवा खा लिया, आपको साइकोलॉजिकली फील हुआ कि मैं ठीक, मतलब दवा मिल गई, अब मैं ठीक हूं, पर आपको एक्चुअल में कोई दवा नहीं दी गई, ठीक है। मान लीजिए सोल्जर्स जो है वो फिटीग महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं वॉर जोन में, उनको दवा देते हैं, तो ये खा, तेरी सारी जो है तकलीफ चली जाएगी, सारी तेरी परेशानी चली जाएगी, ठीक है। तो वो सोचने लगता है कि मेरी तकलीफ चलेगी, मेरी परेशानी चलेगी, अब मैं लड़ने के लिए फिर से तैयार हूं क्योंकि मैंने दवा खा ली। तो ये प्लेसबो इफेक्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो है क्या होता है कि इसमें एम्फेटामिन होता है और ड्रग होता है, आपके ब्लड में 36 आवर्स के सर्कुलेट करती है। उस केस में क्या होता है कि आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। अगर आप मान लीजिए वॉर में लड़ रहे हो और भूखे हो, तो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। आपको आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, वो पेन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी एनहांस होगी, फोकस बढ़ेगा आपका एकदम से, और आप लंबे समय के लिए अवेक भी रह सकते हो, नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। और यूफोरिया की फीलिंग आएगी, खुशी महसूस होगी एकदम से। तो और क्या चाहिए आपको सोल्जर से? सोल्जर जो है बिल्कुल डिप्रेस बैठा है, उसने आपने जो है इसको एक गोली दी, खुश हो गया, अब कुछ खाएगा पिएगा भी नहीं, फोकस भी हो गया है, एनर्जी भी आ रही है, और दिन रात लड़ने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसको नींद नहीं आने वाली, दिन रात एक कर देगा लड़ाई में। तो आपको सोल्जर से और क्या चाहिए? तो इसलिए नाजी आर्मी ने इसका इस्तेमाल किया सोल्जर्स पे, सीरियन फाइटर्स अब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, भूख लगना बंद हो सकती है, वेट कम हो जाएगा आपका, फास्ट हार्ट रेट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। मेमोरी लॉस हो सकती है, स्किन फ्लशिंग, मतलब कि मुंह पे धब्बे होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन पे धब्बे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाई बॉडी टेम्परेचर रहेगा, और आप कभी आगे क्लियरली नहीं सोच पाओगे अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हो, ठीक है, समझे। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है इसका अगेन प्रीलिम्स में। उसके बाद 3D डिजिटलाइजेशन ऑफ म्यूजियम। बस करें, एक दो टॉपिक और कर लेते हैं। एक दो टॉपिक और कर लेते हैं, क्लास लेट भी तो स्टार्ट हुई थी। भूख भी लग रही है, ठीक है, तो आपको भी दे दिया जाए एम्फेटामिन, फोकस बढ़ेगा, एनर्जी आएगी, अवेक रहोगे, ठीक है। तो प्रीलिम से पहले लगा लो ना एम्फेटामिन का, यूफोरिया मूवमेंट भी होगा, स्ट्रेस भी नहीं आएगा, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम दिस, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। अब ये मत कर देना कि आपने कहा था सर हमने इसलिए कंज्यूम कर ली, कल को तो मैं नाले का पानी पीने के लिए भी कहूंगा, पी लोगे?
चलो सिंपल से टॉपिक है, एक मिनट में खत्म करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो म्यूजियम्स है उसकी 3D डिजिटलाइजेशन करने वाली है। ठीक है, जैसे सलार जंग म्यूजियम है हैदराबाद में, इलाहाबाद म्यूजियम है प्रयागराज में, इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें वही ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो म्यूजियम है ना उसकी पिक्चर्स ली जाएंगी और उसकी एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट की जाएगी ताकि आप VR हैंडसेट से जो है उस म्यूजियम को एक्सपीरियंस कर सको, या उन म्यूजियम की वेबसाइट पे जाके उस म्यूजियम को एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, ये पर्पस है इसका। उसके लिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन बनाई है, उसका नाम क्या है, जतन। क्या नाम है उसका, जतन। ये याद रखना है, समझे। तो वो फोटोज से क्या करके एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देगी ताकि उस म्यूजियम को आप VR हेडसेट के थ्रू एक्सपीरियंस कर सको। ये पर्पस है। पहले म्यूजियम में कोई नहीं जा रहा था, वो अपने ये बना दिया और नहीं जाएगा। बंदा कहेगा घर बैठे बैठे 3D टूर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कोविन पोर्टल डाटा ब्रीच। तो कोविन पोर्टल पे आपने वो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाता था, आपको याद होगा, है ना। कि अगर आप कोविन पोर्टल पे रजिस्टर करोगे तभी आपकी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वो डाटा ब्रीच हो गया था। टेलीकॉम में बोर्ड्स हैं, वहां पे जो है उस डाटा को लीक किया जाता था। आपकी नाम, आपका पता, आपकी आधार कार्ड डिटेल सब लीक हो रही थी। तो इसी बार बढ़ते हैं, कोविन पोर्टल जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। उसको वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक प्राइवेट वैक्सीनेशन फैसिलिटी सेक्टर इसको इस्तेमाल कर सकती थी। ठीक है, इसमें इंटरऑपरेबिलिटी थी। कैसे थी ये, आरोग्य सेतु उमंग ऐप से भी लिंक किया गया था। उमंग ऐप में भी आप कोविन पोर्टल को एक्सेस कर सकते थे। उमंग ऐप क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक ऐप है जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट ई सर्विसेज है वो आप अवेल कर सकते हो। मतलब आपने ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करना यहीं से कर सकते हो, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना यहीं से कर सकते हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं वो इसी एक पर्टिकुलर ऐप में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स या डिफरेंट एप्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक ही ऐप में आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो इसलिए आपको कोविन ऐप का भी एक्सेस करना है तो इसी ऐप के थ्रू आप कर सकते थे। और उसको किया जा रहा था थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये सिंपल है, यहाँ पे दो एप्स जो है आपस में कम्युनिकेट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस उसका क्लियर एग्जांपल है, जैसे आजकल आप फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो पे या स्विगी पे एक्सेट्रा। तो आप क्या करते हो, जैसे आपने जो है कुछ भी जो मंगवाना है वो लिस्ट में डाल लिया, जब आप उसकी पेमेंट की तरफ जाते हो, ठीक है, तो आ जाएगा यूपीआई से आप पेमेंट करोगे, तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है पेटीएम, गूगल पे एक्सेट्रा। तो जैसे आप पेटीएम पे क्लिक करते हो तो पेटीएम की ऐप खुल जाती है साथ ही साथ, है ना। पेटीएम की ऐप खुल जाती है, आप उस पर क्लिक करते हो तो वहां से पेमेंट हो जाती है, तो फिर साथ ही साथ जोमेटो की फिर से आप ऐप खुल जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको दिखता है कि योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। तो ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। यहाँ पे दो एप्स ने आपस में कम्युनिकेट कर लिया, सीमलेस इंटीग्रेशन हुआ दो एप्स का। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे IRCTC से आप टिकट बुक करते हो। एक तो कि उसकी ऐप में जाके आप टिकट बुक करते हो ट्रेन की, दूसरा कि मान लीजिए आप पेटीएम से ही ट्रेन बुक कर रहे हो, है ना। तो उसमें आप पता लगा रहे हो कि भैया दिल्ली से सपोज चेन्नई की ट्रेन कौन कौन सी जाती है। ठीक है, तो वो डाटा जो है पेटीएम कहां से ले रहा है, IRCTC। फिर उसके बाद आप देखते हो कि भैया कौन कौन सी ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन में जो है कौन स्लीपर में या थर्ड एसी में या सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में जो है कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो वो डाटा भी पेटीएम ने कहां से लिया, IRCTC से। ठीक है, उसके बाद आप टिकट कंफर्म कर देते हो पेटीएम से, तो जो कंफर्मेशन है वो पेटीएम कहां पे भेज देगा, कंफर्मेशन का डिटेल IRCTC। तो यहां पे भी दो एप्स क्या कर रही थी, आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। तो ये भी क्या था, एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ऐसी कोविन ऐप को जो है इंटीग्रेट किया गया था विद अदर एप्स लाइक उमंग एक्सेट्रा। क्लियर। तो इसमें डाटा कैसे, एक तो बेनिफिशियरी है कि आप अपना खुद का डाटा देख सकते हो लॉगिन करके। दूसरा जो है ऑथराइज यूजर्स लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैक्सीन लगा रही है, या कोविड मैन्युफैक्चरर्स, कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स सेक्टर भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए उनको कि किसको वो वैक्सीन लगी है, मान लीजिए कोई डेथ का केस आ गया, कोविड-19 वैक्सीन से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि किस पर्सन को वो वैक्सीन लगी थी, उसकी डिटेल चाहिए। अगर वैसा कुछ चाहिए तो उसके लिए एक बार ओटीपी वेरिफिकेशन होगी, आपको फोन आएगा कि गवर्नमेंट आपका एक्सेस लेना चाहती है डाटा, तो आप उसकी ओटीपी दे दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो। उसके बाद CRT एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे जैसे अभी ये कोविड-19 से वैक्सीनेशन से रिलेटेड डाटा जो है लीक हो गया कोविन पोर्टल पे जो भी था, तो अब इस लीकेज को कौन डील करेगी, CRT।
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। जो इस तरीके के साइबर अटैक या साइबर लीकेज या साइबर एस्पोनेज एक्सेट्रा होते हैं, तो उसको कौन डील करती है? सीआरटी। क्लियर है? चलो खत्म ही हो गया, ठीक है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? कोई चीज ना समझ आई हो बताओ? सब समझ आया?